हाँ, वेलकम यू ऑल। लास्ट टाइम जहाँ पे लास्ट हमने स्टॉप किया था, VRMS हमने कैलकुलेट किया था और काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर हमने लास्ट टाइम जो डिस्कस किया था, उससे आगे हम चलने वाले हैं। आज का जो मैं इक्वेशन लिख रहा हूं वो VRMS इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 3RT ओवर m। और यही मैंने इक्वेशन जब काइनेटिक एनर्जी को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर के साथ निकाला, या तब हमने निकाला VRMS इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 3KT, दिस वोल्टेज माइनस कांस्टेंट, बटा स्मॉल m। दोनों इक्वेशंस हैं वेलोसिटी की, रूट मीन स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स, ये भी यही इक्वेशन है। लेकिन यहां हम इन टर्म्स ऑफ R कैलकुलेट करते हैं गैस कांस्टेंट, और यहां हम इन टर्म्स ऑफ KB कैलकुलेट करते हैं। यहां m मोलर मास आ जाता है और यहां m मास पर एटम या मास पर मॉलिक्यूल आ जाता है। तो हमें कब इन टर्म्स ऑफ R लिखते हैं तब की रिप्रेजेंटेशन क्या है, इन टर्म्स ऑफ मास पर एटम या मास पर मॉलिक्यूल लिखते हैं तब हम K क्यों इंट्रोड्यूस करते हैं। सो यहां पे हम सिर्फ R और K कब हम इंट्रोड्यूस करते हैं, और मोलर मास और ये मास पर एटम या मास पर मॉलिक्यूल हम कब इंट्रोड्यूस करते हैं। इनके लिए ये सेम फॉर्मूला है, लेकिन दिस इज इन टर्म्स ऑफ गैस कांस्टेंट, दिस इन टर्म्स ऑफ वोल्टेज माइनस कांस्टेंट। ये चीज डिस्कस करने के लिए अक्सर हमारे पास जब न्यूमेरिकल आते हैं, जो नीट के कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस आते हैं या न्यूमेरिकल्स आते हैं, तो उसमें इस टाइप के जो डिफरेंट फॉर्मूलाज फॉर सेम वेरिएबल के लिए होते हैं, उन्हें कैसे हम जज कर पाएंगे कि कौन सी फॉर्मूला कब लगती है। उसके लिए अगर मुझे ये डिफरेंस देखनी है कि R कब है और मोलर मास कब है और वोल्टेज माइनस कांस्टेंट कब है और m कब है, उसके लिए हमें पहले इन R और KB का यूनिट कैलकुलेट करना होता है। वहां हमें पता चलेगा कि R कब इस्तेमाल होता है और KB का यूज कब किया जाता है। चूंकि आपको पता है जो पहला काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस में जो पहला लेक्चर था, वहां मैंने आइडियल गैस इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकाला और आइडियल गैस इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ मोल्स भी निकाला। तो ये आइडियल गैस इक्वेशन है इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ मोल NRT, और ये सेम इक्वेशन है PV इज इक्वल टू NKBT। दिस आइडियल गैस इक्वेशन in terms of voltage minus constant, this ideal gas equation in terms of gas constant। ये दो सेम इक्वेशंस हैं, लेकिन एक में वोल्टेज माइनस कांस्टेंट इंट्रोड्यूस किया, एक में हमने गैस कांस्टेंट इंट्रोड्यूस किया। अब हम देखेंगे कि सिंपली याद कैसे रखेंगे कि गैस कांस्टेंट के टाइम पे मोल इंट्रोड्यूस हो जाता है तो फॉर्मूला कैसे लिखनी है, और KB जब वोल्टेज माइनस कांस्टेंट लिखना होता है फॉर्मूला कौन सी इंट्रोड्यूस हो जाती है। उसके लिए सिंपली हम चलो R का यूनिट निकालते हैं। R इज इक्वल टू, ये आएगा PV डिवाइड बाय NT, और यहां पे KB आ जाएगा इक्वल टू PV डिवाइड बाय NT। आपको पता ही है जो PV है ये वर्डन है, सो R का जो यूनिट लगेगा वो जूल मोल इनवर्स टेम्परेचर का केल्विन इनवर्स, और KB का जो यूनिट आ जाएगा वो सीधे आ जाएगा जूल, क्योंकि PV वर्डन है, बहुत बार हम कह चुके हैं PV इज अ वर्डन। इसका डायमेंशन फॉर्मूला देखो, आपका वर्डन का डायमेंशन आ जाएगा N नंबर ऑफ एटम्स या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, T केल्विन इनवर्स। तो यहां से हमें पता चलता है जब आप R इंट्रोड्यूस करते हो तो आप एंटायर गैस की बात करते हो, कलेक्टिव जितना भी गैस है सिस्टम में आप एंटायर गैस की बात करते हो, और जब आप KB इस्तेमाल करते हो आप पर एटम या पर मॉलिक्यूल की बात करते हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको क्लियर करना है अपने लिए। R का इंट्रोडक्शन तब है जब आप सिस्टम में जितना भी एंटायर गैस है उसकी बात कर रहे हैं, और वोल्टेज माइनस कांस्टेंट जब होगा तब आप पर एटम या पर मॉलिक्यूल की बात कर रहे हो। अब यहां पर एटम और पर मॉलिक्यूल की बात कब होगी, वो भी एक पॉइंट है। पर एटम की बात तब होती है जब मोनो एटॉमिक गैस होगा, और अगर पर मॉलिक्यूल की बात आई तो मोनो एटॉमिक गैस नहीं होगा, वो डायटॉमिक, ट्राइटॉमिक, अदर बाकी गैसेस के लिए जितने भी मोनो एटॉमिक के बगैर आ जाएंगे उनके लिए पर मॉलिक्यूल लगेगा।
और एटम के लिए सिंगल मोनो एटॉमिक के लिए पर एटॉमिक लगेगा, और जो बाकी डायटॉमिक होगा ट्राइटॉम उनके लिए पर मॉलिक्यूल लगेगा। और बोल्टजमैन कांस्टेंट तब इंट्रोड्यूस किया जाता है जब आप पर एटम या पर मॉलिक्यूल बात करेंगे। अगर आप एंटायर गैस जितना भी सिस्टम में है उसकी बात करेंगे तब आप इन टर्म्स ऑफ गैस कांस्टेंट की बात कर रहे हैं। तो ये था हमें कब इक्वेशन VRMS की इन टर्म्स ऑफ आर लिखना है और कब हमें इन टर्म्स ऑफ KBT लिखना है। KBT इज ए बोल्टजमैन कांस्टेंट। तो यहां पे जो VRMS है इन टर्म्स ऑफ गैस कांस्टेंट, इसका मतलब हम एंटायर गैस की बात कर रहे हैं। एंटायर गैस में जो VRMS स्पीड है वो ये है। जब हम ये कहेंगे VRMS तो हम कह रहे हैं V यानी कि वेलोसिटी, रूट मींस क्या है, वेलोसिटी पर एटम या पर मॉलिक्यूल। जब हम ये वाली फॉर्मूला लगा देंगे कि पर एटम या पर मॉलिक्यूल है, और पर एटम मैंने कहा जब मोनो एटॉमिक होगा, और पर मॉलिक्यूल जब मोनो एटॉमिक नहीं होगा, डायटॉमिक होगा, ट्राइटॉमिक होगा, तब आप पर मॉलिक्यूल कह सकते हो। ये था आर और के का इंट्रोडक्शन। इसके आगे जब हम आगे चलते हैं, मैंने परसों लेक्चर के बीच में, जो इससे पहले का लेक्चर था, कि हम VRMS लेते हैं लेकिन हमारे पास और भी वेलोसिटीज है। हमारे पास है मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी और हमारे पास है मीन वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी भी। तीन टाइप के वेलोसिटीज यहाँ काम करते हैं। यानी कि गैस मॉलिक्यूल्स की हम जब स्टडी करते हैं हम 3 टाइप की वेलोसिटी स्टडी करते हैं। उनकी मैं सिर्फ फॉर्मूला लिखूंगा और वो इस तरीके से कैसे लिखे जाते हैं, या अगर आपको ये याद नहीं रहेगा कि ये ऐसे, ये इस तरह कैसे लिख सकते हैं, तो आप इनको कन्वर्ट कैसे कर सकते हो, इसमें मैं वो बताता हूं। हमें पता है m is equal to mass of each molecule into Avogadro's number, and we know R is a ratio of Boltzmann's constant to the Avogadro's number. This implies you can write Boltzmann's constant is equal to Boltzmann's constant is equal to R to Na. This further implies you can write R is equal to Kb into Na. ये फर्स्ट, ये सेकंड, इस ए में सब्स्टिट्यूट कर दो तो VRMS आपका आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 3 इंटू आर के बदले Kb इंटू Na और M के बदले M इंटू Na। ये Na और कैंसल, सो you get VRMS is equal to अंडर रूट ऑफ, यहाँ T भी है, KBT डिवाइडेड बाई M। ये आ गई आपकी फॉर्मूला जो मैं ये कह रहा था। या आप लिख सकते भी हैं ऐसे, यानी कि अगर आपको याद नहीं रहता कि जब मोल होगा और आर होगा तो इन टर्म्स ऑफ KBT और स्मॉल m में कैसे होगा, तब आप ये सीखिए कि आर को कैसे ट्रांसफर करना है Kb इंटू n में, और m को कैसे हम लिखेंगे इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और नंबर ऑफ एटम्स इनटू एवोगाड्रोस नंबर, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दैट इज मोलर मास। उसको सब्स्टिट्यूट करके ये फॉर्मूला ही निकालते हैं। तो ये आप नोट कर दीजिए, जरूरत आ जाएगी आगे। इसके बाद अब मैंने कहा कि क्योंकि 3 टाइप्स की वेलोसिटीज हैं, और मैंने आपको पिछले लेक्चर में कहा कि सबसे ज्यादा जो एक्यूरेट है और ऑथेंटिक मेथड जो माना जाता है वो RMS है, और बाकी जो है मोस्ट प्रोबेबल, मीन सबसे ज्यादा मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी क्या है तो उसे हम फिर मोस्ट प्रोबेबल लेते हैं। इस तरह एवरेज निकाल के एवरेज लेते हैं, लेकिन RMS के लिए हम स्क्वायरिंग का मेथड भी रहता है। सो VRMS का जो फॉर्मूला है वो है अंडर रूट ऑफ 3RT और कैपिटल M, और इसी को इन टर्म्स ऑफ बोल्ट्जमैन कांस्टेंट लिखेंगे हम VRMS इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 3KBT डिवाइड बाई स्मॉल m। इस तरह से V एवरेज या मीन वेलोसिटी या एवरेज भी लिख सकते हैं या मीन वेलोसिटी भी लिख सकते हैं, वो है अंडर रूट ऑफ 8RT डिवाइड बाई पाई कैपिटल M। उसी को फिर से R चेंज करना है, M चेंज करना है, जैसे मैंने अभी पहले दिखाया, तो आपको VRMS निकलेगा 8KBT डिवाइड बाई पाई स्मॉल m। इसी तरह से मोस्ट प्रोबेबल की फॉर्मूला है 2RT डिवाइड बाई M, और उसको लिख सकते हैं VRMS, V मोस्ट प्रोबेबल
ये V एवरेज है यहाँ पे, लीस्ट प्रोबेबल इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2RT डिवाइडेड बाय M। तो ये हमारे पास स्मॉल m फॉर्मूलाज आ गई। VRMS in terms of gas constant, V average या V mean in terms of gas constant, V probable in terms of gas constant, VRMS in terms of Boltzmann constant, then atom mass per atom and molecule per molecule and per atom, V average in terms of Boltzmann constant and M, and V probable in terms of KBT per small m। ये देखिए इन टर्म्स ऑफ गैस कांस्टेंट, इन टर्म्स ऑफ केबीटी, कैपिटल एम स्मॉल एम। जो फॉर्मूला है कि वी आर एम एस इज मोस्ट प्रेफर्ड देन वी एवरेज इज मोस्ट प्रेफर्ड देन वी प्रोबेबल। ये भी एक पॉइंट आपने याद रखना है। इसका जब ग्राफ डाला गया, इसकी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व जो है, वो डिस्ट्रीब्यूशन कर्व में भी डालता हूं। डिस्ट्रीब्यूशन कर्व इसकी जो है वो आप याद रखें ऐसे हैं, इसकी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, पीक एक लाइन, ये दूसरी लाइन और ये तीसरी लाइन। ये जो लाइन है, ये वाली लाइन, ये VRMS है, और ये जो लाइन है ये V एवरेज है, और ये जो लाइन ये V प्रोबेबल है। इसीलिए इनके हम बाद में ऐसे लिखते हैं, VRMS greater than V average greater than this। ये तीन लाइन्स है। जब हम डिस्ट्रीब्यूशन करो दिखाते हैं इसके, तो आप ऐसे याद रखें, ये तीन लाइन्स होती है। ये वाली VRMS होती है, ये V एवरेज होती है, ये V प्रोबेबल होती है। ये भी पूछा जा सकता है, लेकिन आप याद रखिए इसका ग्राफ कैसे है। ये था जब हम इनकी बात करते हैं गैस कांस्टेंट, इन टर्म्स ऑफ गैस कांस्टेंट, इन टर्म्स ऑफ बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, और मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी और VRMS। तो मैंने आपको परसों भी कहा कि ये स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स है जिससे हम कैलकुलेट करते हैं वेलोसिटी ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स इन गैस कंटेनर। तो इन इक्वेशंस को लेकर आप डिफरेंट कंसेप्चुअल क्वेश्चंस निकाल सकते हैं, और आप न्यूमेरिकल्स भी कर सकते हैं, जहाँ से आपको पता चलेगा इन मोल में दिया हुआ है, या मास पर एटम में दिया हुआ है, या मास पर मॉलिक्यूल में दिया हुआ है। तो इससे हम बहुत सारे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस और न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद जो हमारा नया टॉपिक रहेगा थर्मोडायनेमिक्स रहेगा। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है थर्मोडायनेमिक्स। आप सिंपली याद रखें, फिजिक्स ऑफ हीट। ये फिजिक्स का वो ब्रांच है जिसमें हम हीट के बारे में स्टडी करते हैं। थर्मोडायनेमिक्स सिंपली फिजिक्स ऑफ हीट। जब हम किसी सिस्टम में जो प्रोसेस हम पढ़ते आए हैं, 4 प्रोसेसेस, उसके बगैर भी 2 प्रोसेस है, साइक्लिक प्रोसेस एंड फ्री एक्सपेंशन, जितने भी सारे प्रोसेस है। जब हम सिस्टम को हीट देते हैं और हीट से सिस्टम के अंदर किस तरह के चेंजेस आ गई, उन्हें हम स्टडी करते हैं बाय यूजिंग फ्यू वेरिएबल्स लाइक प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, इंटरनल एनर्जी। तो जब हम सिस्टम को हीट देते हैं या हम सिस्टम से हीट लेते हैं, either you say in other words work done by the system or work done on the system, वो हीट से इसके इंटरनल वेरिएबल्स पे क्या असर पड़ता है, उसे हम थर्मोडायनामिक्स कहते हैं। सिंपल वर्ड्स में आप याद रखें, हीट से जो खलबली मची अंदर, उससे इसके स्टेट वेरिएबल्स पे या इसके थर्मोडायनामिक वेरिएबल्स पे, जैसे प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर है, उन्हें क्या असर पड़ा, जिसे हम किसी भी स्टेट ऑफ सिस्टम को रिप्रेजेंट करते हैं। When we represent any state of system by different parameters, by using state variables, that phenomena, that studying of that very process which takes place by either supplying the heat or by taking the heat out is known as thermodynamics. So ये सीधे heat के बारे में
जब हम स्टडी करते हैं फिजिक्स ऑफ हीट। तो थर्मोडायनेमिक्स में सिंपल आप याद रखें, बहुत सारे 2-4 लॉज है, 2-3 लॉज है। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ऐसे ही गोइंग ऑन। ये जो हायरार्की है, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। लेकिन जो जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, ये सबके लास्ट में आ गए, ये इन 3 लॉज के बाद में आ गए, लेकिन हायरार्की के हिसाब से इसको आगे रखा गया है। लेकिन जब हम किसी भी सिस्टम को स्टडी करेंगे तो ऑब्वियसली आपको जीरोथ लॉ में भी सेकंड लॉ के बाद या फर्स्ट लॉ के बाद भी अंडरस्टैंड आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि इसका नाम फिर जीरोथ लॉ ऑफ रखा गया और लेटर ये इसको प्रिपेयर किया गया था, और हायरार्की के हिसाब से इसको बाद में फर्स्ट में रखा गया है, जीरोथ लॉ ऑफ फिजिक्स। लेकिन हम हायरार्की को चल के हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पहले स्टडी करेंगे, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। बाद में हम सेकंड लॉ और उसके हिसाब से जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जो सबसे लास्ट में डिस्कवर हुआ, जो सबसे लास्ट में कैलकुलेट किया गया, जो सबसे लास्ट में इंटरप्रेट किया गया, वो जीरोथ लॉ है। लेकिन यहां जब हम बुक देखते हैं तो हायरार्की या नंबर के हिसाब से जीरोथ लॉ को पहले डाला गया, लेकिन सबसे लास्ट में इसको कैलकुलेट किया गया है। तो अब हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। और हमने थर्मोडायनेमिक्स की बात मैं फिर से समझा रहा हूं कि थर्मोडायनेमिक्स में हम सिर्फ हीट के बारे में पढ़ते हैं। जब हम सिस्टम को हीट देते हैं, उसके अंदर जो इंटरनल वेरिएबल्स है, जो उसकी स्टेट वेरिएबल्स है, उसके अंदर कौन सी खलबली मचती है, कौन सी चेंज आ जाती है, उस चेंज को हम स्टडी करते हैं, जिन्हें हम स्टेट वेरिएबल्स कहते हैं। और फिर हम किसी भी स्टेट ऑफ एनी सिस्टम को हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को मैं पहले सीधे लिख देता हूं। इससे पहले कि मैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को डिटेल में डिस्कस करूंगा कि ये असल में कंजर्वेशन लॉ है, तो उससे पहले मैं इक्वेशन लिखूंगा और मैं समझा दूंगा इक्वेशन लिखने के हमारे पास 2 तरीके होते हैं। अगर मैं ऐसे लिखता हूं कि dq इज इक्वल टू du प्लस dw, यहां पे एक बार लाइन पड़ती है, या मैं ऐसे लिख सकता हूं dq डेल्टा q इज इक्वल टू du प्लस डेल्टा w। यहां मैंने डेल्टा इस्तेमाल किया, यहां मैंने d इस्तेमाल किया, या ये दोनों सेम इक्वेशंस है, और ऐसे लिख सकते हैं जैसे और मैंने रखा है, लेकिन यहां मैंने d को बार दिया है, dw बार दिया है। ये चीज जो है, जो मैंने बार डाला ऊपर, या मैंने जो एक को डेल्टा से रिप्रेजेंट किया, दूसरे को d से रिप्रेजेंट किया, इसका मकसद क्या है मैं इसको अब डिटेल में डिस्कस करने वाला हूं। ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है। अब पहले ऐसे अंडरस्टैंड करें कि अगर हम किसी भी सिस्टम को हीट सप्लाई करते हैं, किसी भी सिस्टम को हीट सप्लाई करते हैं, कुछ हीट इसकी इंटरनल एनर्जी को चेंज करती है, यानी इंटरनल एनर्जी को बढ़ाती है। अगर सिस्टम ने काम किया तो घटा भी सकती है, अगर सिस्टम पे काम हुआ है तो बढ़ा भी सकती है। और कुछ एनर्जी, कुछ ने वर्क किया, वर्डन हुआ, वो एक्सपेंशन भी हो सकता है, वो कंप्रेशन भी हो सकता है। हमें पता है जब वर्डन पॉजिटिव होगा तो एक्सपेंशन होता है, जब वर्डन नेगेटिव होता है तो कंप्रेशन होता है, तो वॉल्यूम इंक्रीज होता है, वॉल्यूम डिक्रीज होता है। यानी कि जब हम सिस्टम को हीट देंगे डी को, कुछ एनर्जी कन्वर्ट हो जाएगी इंटरनल एनर्जी में, और रेस्ट ऑफ द एनर्जी कन्वर्ट हो जाएगी वर्क डन में। यानी कि सिस्टम आधी एनर्जी इंटरनल एनर्जी में यूज करेगा और आधी एनर्जी वर्क डन में इस्तेमाल करेगा। ये जो 2 वेरिएबल्स हैं, ये नेचर ऑफ द प्रोसेस पे डिपेंड है। जो 2 वेरिएबल्स है, ये नेचर ऑफ द प्रोसेस पे डिपेंड है। सिस्टम की जो प्रोसेसिंग है, जब वो एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में जा रहा है, तब जाके चेंजेस इनमें भी आ जाती है, इन 2 में भी आ जाती है। लेकिन ये जो है, ये इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, ये चेंज नहीं होती है, लास्ट में ये सेम रहती है जितनी भी होती है। दिस du is an intrinsic property called internal energy, ये सेम ही रहती है।
So the thermodynamics first law dq is equal to du plus dw. ये सिंपल स्टेटमेंट है कि द हीट सप्लाई टू द सिस्टम, कुछ अमाउंट जो है हीट का इंटरनल एनर्जी में कन्वर्ट हुआ और कुछ अमाउंट ने वर्क डन कर दिया, की वजह से वर्क डन हुआ, चाहे वर्क पे फिर सिस्टम से हीट बाहर आई या सिस्टम के तरफ हीट चलेगी, वो दूसरा ऑप्शन है, उसकी तरफ हमें भी नहीं जाना है। लेकिन हीट या एंटर कर गई या हीट बाहर आ गई, वो दूसरी बात। लेकिन वो हीट कुछ इंटरनल एनर्जी को चेंज करेगी। अब हम सिस्टम को हीट दे रहे हैं, वो इंटरनल एनर्जी चेंज कर रहा है, वो डीडब्ल्यू यानी वर्क डन भी चेंज कर रहा है। अब मैंने ये कहा कि ये जो दो है ये नेचर ऑफ प्रोसेस पे डिपेंड है, और ये जो डी है ये इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। अब मैं इसको फिर से इस तरह एक्सप्लेन करने वाला हूं, आप समझने की कोशिश करें कि थर्मोडायनेमिक्स फर्स्ट लॉ क्यों है। एक पॉइंट, आइसोलेटेड सिस्टम में कंजर्वेशन लॉ होल्ड हो जाते हैं। इससे पहले आपने कहीं पढ़ा होगा कि कंजर्वेशन लॉ, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन जो है वो किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम में होल्ड हो जाता है। लेकिन इस कंसेप्ट को एक्सटेंड करने के लिए फर्स्ट लॉ को इंट्रोड्यूस करना पड़ा। अब एक्सटेंड का मतलब क्या है? यहां पे आइसोलेटेड सिस्टम के बगैर भी हम कैसे कंजर्वेशन लॉ को होल्ड कर सकते हैं थर्मोडायनामिक्स में, उसी वजह से फर्स्ट लॉ इंट्रोड्यूस करना पड़ा। द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स इज सिंपली एज एक्सटेंशन फॉर द सिस्टम व्हिच इज नॉट आइसोलेटेड। वो आइसोलेटेड जो नहीं है उसमें कंजर्वेशन लॉ को होल्ड करने के लिए हमें फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स इंट्रोड्यूस करना पड़ता है। मैं ये कह रहा हूं कि अगर यहां पे W है, Q है, W इज वर्क डन, Q इज हीट, इनकी जितनी भी कॉम्बिनेशन है W प्लस Q लिखो आप, ये सारी इनकी कॉम्बिनेशन है जब W Q W प्लस Q। लेकिन एक चीज उन्होंने देखी, वो कांस्टेंट रही। वो क्या था? वो था, मैं अभी डी इंट्रोड्यूस नहीं करूंगा, वो Q माइनस W था। ये चीज चेंज नहीं हुई। जितने भी कॉम्बिनेशन थे, आप W लिखो, इंडिविजुअली W वर्क डन चेंज हुआ, हीट सप्लाई दी चेंज हुआ, चेंज आ रही है इससे। W प्लस Q को दोनों को स्टडी करो कंबाइन, चेंज वेरिएशन आ रही है। लेकिन कुछ वेरिएबल्स है जो क्वांटिटी एक थी Q माइनस W, इसमें वेरिएशन नहीं आई, ये कांस्टेंट रही। और ये जो कांस्टेंट था, ये जो इस डिफरेंस में जो वेरिएशन नहीं आई, दैट वाज पाथ इंडिपेंडेंट। बाकी जितने भी थे, Q था, W था, Q था, ये दोनों पाथ डिपेंडेंट थे। इन्हें पाथ वेरिएबल्स भी कहते हैं। जो W है, Q है, ये पाथ वेरिएबल्स है, ये पाथ के साथ वैरी हो जाते हैं। लेकिन जो इनकी डिफिनेशन है वो भी पाथ वेरिएबल है। लेकिन इनकी जो डिफरेंस थी Q माइनस W, वो पाथ इंडिपेंडेंट थी। पाथ इंडिपेंडेंट का मतलब होता है वो सिर्फ इनिशियल एंड फाइनल वैल्यू पे डिपेंड है। इनिशियल से लेकर फाइनल प्रोसेस होने तक इसमें कोई वेरिएशन नहीं आती है, उसको आप स्टडी नहीं कर सकते हो। लेकिन यहां ये जो वेरिएबल्स है W प्लस Q या अलग W या अलग वर्क, ये प्रोसेस के दौरान चेंज हो जाते हैं। वो ये पाथ वेरिएबल्स है, ये पाथ के दौरान चेंज हो जाते हैं। लेकिन ये जो क्वांटिटी थी W माइनस वर्क डन, ये चेंज नहीं हो जाता था। उसी को इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी कहते हैं, उसी का नाम है इंटरनल एनर्जी। ये चेंज नहीं रहता है, टोटल एनर्जी कांस्टेंट रहती है। दैट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। दिस क्वांटिटी Q माइनस W इज इक्वल टू इंटरनल एनर्जी। ये इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है जो चेंज नहीं होती है, टोटल एनर्जी चेंज नहीं होती है। दिस इज हाउ डज इट होल्ड्स कंजर्वेशन लॉ, कि आपका जो इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है वो चेंज नहीं हो जाता है। इसका मतलब है जो यहां इंटरनल एनर्जी है, इट इज इंडिपेंडेंट, इट इज पाथ इंडिपेंडेंट। और ये जो दो है ये पाथ डिपेंडेंट है। इसीलिए हमें इसको dW प्लस dQ इज इक्वल टू du प्लस dW लिखते हैं। ये जो दो है ये पाथ वेरिएबल्स है, और ये जो है ये स्टेट वेरिएबल है, ये पाथ इंडिपेंडेंट है।
और इसीलिए हम कभी लिखते हैं डी क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू, यानी कि ये जो लाइन बड़ा, ये जो ऊपर से बार लाइन डाली हुई है, मीन्स दीज टू आर पाथ वेरिएबल्स। प्रोसेस के दौरान ये चेंज हो जाते हैं, पाथ डिपेंडेंट है, लेकिन ये जो है डी यू, ये पाथ इंडिपेंडेंट है, ये चेंज नहीं हो जाता है। दिस इज हाउ वी राइट थर्मोडायनेमिक्स फर्स्ट लॉ। और मैंने जो लिखा था अभी, दैट डी क्यू माइनस डी डब्ल्यू इज क्वांटिटी कॉल्ड इंटरनल क्वांटिटी, दिस इज नोन एज इंटरनल एनर्जी। या हम लिख सकते हैं डी यू इज, हमने कहा ये फाइनल इनिशियल पॉइंट पे डिपेंड करता है, मैं लिख सकता हूं डेल्टा यू फाइनल माइनस डेल्टा यू इनिशियल इज इक्वल टू डेल्टा क्यू माइनस डेल्टा डब्ल्यू। और जब हम इसको डेल्टा की सूरत में लिखते हैं, वी गेट दिस इक्वेशन, ये डेल्टा यू ही है, वी गेट डेल्टा क्यू इज इक्वल टू, यहां आ जाएगा, ये बनेगा डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। दिस थर्मोडायनेमिक्स फर्स्ट लॉ। तो ये है कि हीट सप्लाई टू द सिस्टम is changed into internal energy and the rest of the energy is used as a work done। ये फर्स्ट लॉ की स्टेटमेंट है, सिंपल स्टेटमेंट जो आप याद रख सकते हैं। लेकिन मैंने जो डिस्कस किया है कि इसमें जो इंटरनल एनर्जी है वो पाथ इंडिपेंडेंट है और बाकी जो दो है वो पाथ डिपेंडेंट है, यानी पाथ वेरिएबल्स भी उन्हें कहते हैं। वो प्रोसेस के दौरान चेंज होती जाती है एंड दैट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द प्रोसेस, व्हेयर एज डी यू रिमेन्स द कांस्टेंट, इसमें कोई चेंज नहीं आती और ये डिपेंड्स अपॉन द इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। नाउ अब हम थर्मोडायनामिक्स फर्स्ट लॉ को डिफरेंट प्रोसेस पे कैसे स्टडी कर सकते हैं। सपोज मैं लिखा डी क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू। हमें तो पता ही है, हमने बहुत बार लिखा है डी डब्ल्यू इज इक्वल टू पी डी वी, या आपको पता ही होगा एक सिस्टम है, उसके अंदर एक पिस्टन है, क्रॉस सेक्शन एरिया ए, इसमें चेंज आ गई डी एक्स, देन डी डब्ल्यू वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्टेंस इज इक्वल टू, आप लिख सकते हैं वर्क डन डी डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ बाई ए इंटू डी एक्स इंटू ए, ए डी में गेट चेंज इन वॉल्यूम, दिस बिकम्स प्रेशर, सो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू पी इंटू डी वी, डी एक्स इंटू वॉल्यूम। सो आपको ये पता है, मैं लिख सकता हूं डी क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस पी डी वी फॉर आइसोकोरिक प्रोसेस। अब हम हर एक प्रोसेस को थर्मोडायनामिक्स लॉ में इस्तेमाल करके देख लेंगे क्या हो जाता है। फॉर आइसोकोरिक प्रोसेस V is always constant, so dV comes out to be equal to 0। जब आप ये सब्स्टिट्यूट यहां करते हैं dV equal to 0, you get dQ is equal to du। so आइसोकोरिक प्रोसेस में जब आप सिस्टम को हीट देते हैं, that only increases its internal energy, वो सिर्फ इंटरनल एनर्जी इंक्रीज करती है और कुछ नहीं। यूजिंग थर्मोडायनामिक फर्स्ट लॉ you apply it for isocoric process। in isocoric process your change in heat is directly related to change in internal energy। आपका internal energy increase होगा और कुछ नहीं होगा, because the work done in case of isocoric process of 0। तो सेकंड हम पढ़ेंगे for adiabatic process। adiabatic process के लिए Q is constant, तो dQ is equal to 0, Q is constant। न सिस्टम हीट लेता है, न सिस्टम हीट बाहर देता है, न एनर्जी बाहर आती है, न एनर्जी अंदर जाती है, कोई भी सिस्टम। So dK change in heat is equal to 0। When you apply this thing in first, you get dQ equal to 0, that 0 is equal to du plus dw। और आप लिख सकते हो, you can write, मैं थर्मोडायनामिक्स फर्स्ट लॉ लिख के रखूंगा, dQ is equal to du plus dw और dQ is equal to du plus pdv, सेम ही है।
तो मैं आइसोबैरिक प्रोसेस के लिए एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए लिख रहा हूं डी क्यू इज इक्वल टू 0, क्यू इज कांस्टेंट, डी क्यू इज इक्वल टू 0, सो 0 इक्वल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू। दिस सिंपलाइज, जब ये 0 बनेगा डी यू प्लस डी डब्ल्यू, सो यू गेट डी डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस डी यू। आपका वर्क होगा, द वर्क विल बी डन, लेकिन इंटरनल एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी। या जब इंटरनल एनर्जी काम करेगा, माइनस यहां निकालो, तो आपका वर्डन नेगेटिव होगा, ये भी याद रख सकते हो। जब इंटरनल एनर्जी काम करेगी तो वर्डन नेगेटिव होगा, या अगर वर्क हुआ तो वो इंटरनल एनर्जी ने किया और इंटरनल एनर्जी कम होगी। दो तरीके हैं इसको समझने, इन टर्म्स ऑफ इंटरनल एनर्जी, इन टर्म्स ऑफ वर्डन। आप समझ सकते हो कि अगर वर्डन हुआ एडियाबैटिक प्रोसेस को अकॉर्डिंग थर्मोडायनामिक्स फर्स्ट लॉ जब हम अप्लाई करते हैं, तो इसका मतलब है इंटरनल एनर्जी ने काम कर दिया और वो डिक्रीज हुआ, माइनस का मतलब डिक्रीज हुआ। अब अगर इंटरनल एनर्जी ने काम किया तो वर्डन नेगेटिव है। तो ये है फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस। एक और प्रोसेस है, वो है साइक्लिक प्रोसेस, जिसको हमने आज पहली बार डिस्कस करना है। अगर आपका हीट डी क्यू इज, आपका हीट इज इक्वल टू डब्ल्यू, वर्डन के बराबर है। आप Q, सपोज Q इज इक्वल टू डब्ल्यू, तो आपका डी यू किसके बराबर आ जाएगा? या सपोज एक सिस्टम है, इंटरनल एनर्जी पे कोई असर नहीं आता है, डेल्टा यू इज इक्वल टू 0, ऐसे बोल सकता हूं। डेल्टा यू पे बिल्कुल असर नहीं आता है, डेल्टा यू इज कांस्टेंट, एब्सोल्युटली कांस्टेंट। जितनी भी आपको हीट मिलती है Q इज इक्वल टू डब्ल्यू, दैट इज कन्वर्ट इनटू वर्क, इंटरनल एनर्जी पे चेंज नहीं आती है। या आप ऐसे कह सकते हैं कि अगर आपका सिस्टम Q1 से Q2 पे चला गया और फिर जो W है W1 से W2 पे चला गया और उसके बाद Q2 वापस अपनी Q1 पोजीशन पे आ गया और W2 W1 की पोजीशन पे वापस आ गया, ये चेंज हो गए Q1 टू Q2। आपका एक सिस्टम दूसरे सिस्टम में ट्रांसफर हुआ है, लेकिन फिर वापस ही अपनी जगह आ जाता है और इंटरनल एनर्जी पे कोई असर नहीं आता है, तो उस समय आप प्रोसेस को साइक्लिक प्रोसेस कह सकते हो। साइक्लिक प्रोसेस का जो है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है, वो लूप होता है, ऐसे यहां से एरो जो है यहां से फिर अपनी जगह वापस आ गया, साइक्लिक प्रोसेस। या ऐसे जो लूप होगा ऐसे, ये साइक्लिक प्रोसेस होता है। और साइक्लिक प्रोसेस में आपका Q इज इक्वल टू डब्ल्यू, कि जिस हालत में कोई सिस्टम था, आफ्टर सम टाइम जब उसमें कुछ चेंज आ गई, वो फिर अपनी इनिशियल पोजीशन पे वापस आ गया। क्या आपका जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखोगे तो यहां से स्टार्ट हुआ, यहां चला गया, फिर ऐसे 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 वापस, यहां से स्टार्ट हुआ फिर वापस अपनी जगह, एक लूप बना है, इसका लूप ग्राफिक होता है। इसका मतलब है आपका Q इज इक्वल डब्ल्यू इस सूरत में है कि आप इन दो स्टेट, ये जो दो वेरिएबल्स है, पाथ वेरिएबल्स, चेंज अपने वैल्यूज किए हैं, लेकिन आफ्टर सम टाइम, आफ्टर सम प्रोसेस, ये अपनी ओरिजिनल शेप में, ओरिजिनल पोजीशन पे वापस आ गए। एट दैट वेरी टाइम द इंटरनल एनर्जी इज नॉट चेंजिंग टोटली, व्हेन इंटरनल चेंज इंटरनल एनर्जी इज 0, यू कैन से द प्रोसेस इज साइक्लिक। उसके बाद है फ्री एक्सपेंशन। फ्री एक्सपेंशन ये भी एक प्रोसेस है जो थर्मोडायनामिक्स फर्स्ट लॉ को हम स्टडी कर सकते हैं। फ्री एक्सपेंशन में अगर W इक्वल टू Q बोथ आर इक्वल टू 0, न हीट मिल रही है सिस्टम को और न सिस्टम वर्क कर रहा है, न सिस्टम को हीट मिल रही है न सिस्टम वर्क कर रहा है, एट दैट वेरी टाइम यू कैन से इट्स अ फ्री एक्सपेंशन। उसमें भी आपका इंटरनल एनर्जी, लेकिन इसके लिए प्रोसेस एडियाबैटिक होना चाहिए। फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस when W is equal to Q is equal to 0, that very time is a free expansion। और आपका एक सिस्टम है यहाँ पे स्टॉप कॉक लगा हुआ है, इसमें गैस मॉलिक्यूल्स बहुत सारे हैं, ये यहाँ स्टॉप कॉक लगा हुआ है,
तो जो ही आपने स्टॉप को रिमूव किया तो गैस मॉलिक्यूल्स 4 यहां चले जाएंगे। तो ये फ्री एक्सपेंशन जो है, this is W is equal to 0 and Q is also equal to 0. Your delta U is equal to 0, and this is an actually adiabatic state. At that very time, your internal energy is also 0. That's called free expansion. Thank you very much. We'll be seeing you in the next video.